दोस्तों आज हम मेडिकल साइंस के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर थोड़ा गलत समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं सपोजिटरीज की। इनकी इंजीनियरिंग सच में लाजवाब है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खास दवा की पूरी लाइफ साइकिल और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जहां पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो या कुछ भी निगल पाने की हालत में ना हो, तो आखिर उसे दवा कैसे दी जाएगी? जाहिर है ऐसी स्थिति में गोली खिलाना तो मुमकिन नहीं है और बस यहीं पर आती है एक खास ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जरूरत, जिसे हम सपोजिटरीज कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सपोजिटरीज आखिर हैं क्या। दूसरा, इनके फायदे और नुकसान। तीसरा, अलग अलग बॉडी कैविटीज के हिसाब से इनके टाइप्स। चौथा, इनका सबसे जरूरी बेस इंग्रेडिएंट। पांचवां, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके। और आखिरी में बात करेंगे इनकी क्वालिटी और टेस्टिंग पर। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, व्हाट आर सपोजिटरीज, यानी सपोजिटरीज आखिर होती क्या है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी सॉलिड या सेमी सॉलिड दवाइयां हैं जिन्हें सीधे बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी के कान में भयंकर इन्फेक्शन है। अब ऐसे में पेट में गोली डालने के बजाय क्यों ना दवा सीधे कान के अंदर ही लगा दी जाए। रिजल्ट ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव होगा, है ना। बिल्कुल यही लॉजिक सपोजिटरीज पर भी लागू होता है। दवा सीधे वहां जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब आता है इस दवा का सबसे कमाल का हिस्सा, जिसे हम द टेम्परेचर ट्रिक कह सकते हैं। ये दवा रूम टेम्परेचर पर यानी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सॉलिड रहती है। लेकिन इसकी इंजीनियरिंग देखिए, इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि जैसे ही ये हमारी बॉडी के संपर्क में आती है, ठीक 37 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये तुरंत मेल्ट होने लगती है। यही मेल्टिंग पॉइंट तय करता है कि दवा बिल्कुल सही वक्त पर रिलीज हो। सेक्शन 2, प्रोज एंड कॉन्स। आइए इनके फायदे और नुकसान देखते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरीके को चुना क्यों जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचना। होता क्या है कि जब कोई गोली खाई जाती है तो पेट और लिवर में दवा का एक बड़ा हिस्सा डाइजेस्ट होकर नष्ट हो जाता है। सपोजिटरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बेहोश पेशेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं और इनका लोकल असर भी काफ़ी तेज़ होता है। पर हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि पेशेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। साथ ही इन्हें स्ट्रिक्टली ठंडी जगह पर ही स्टोर करना पड़ता है, वरना ये गर्मी से अपने आप पिघल जाएंगी। और कभी कभी इससे बॉडी में थोड़ी इरिटेशन भी हो सकती है। सेक्शन 3, टाइप्स बाय बॉडी कैविटी। ये कितने प्रकार की होती हैं? बॉडी के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से इन्हें 5 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे कॉमन है रेक्टल, जिसमें एडल्ट्स के लिए करीब 2 ग्राम और बच्चों के लिए लगभग 1 ग्राम का डोज होता है। फिर आती हैं वजाइनल सपोजिटरीज, जिन्हें पैसरीज के नाम से भी जाना जाता है, और इनका वेट 5 ग्राम तक हो सकता है। तीसरा टाइप बड़ा दिलचस्प है, यूरेथ्रल, जिन्हें बुगीज कहते हैं। ये बहुत ही छोटे माइक्रोपैलेट्स जैसे होते हैं। चौथी है नेजल, यानी नाक के लिए बनाई गई पतली दवाइयां जो करीब 8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और पांचवा टाइप है कान के लिए, जिन्हें ओरिनार्स कहा जाता है। हालांकि आजकल इनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 4, द क्रूशियल बेस इंग्रेडिएंट। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, कोई भी सपोजिटरी अपने बेस के बिना एकदम अधूरी है, किसी काम की नहीं। सपोजिटरी बेस वो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो एक्टिव दवा को आपस में बांध कर रखता है, उसकी शेप मेंटेन करता है, और सबसे ज़रूरी बात, यही वो इंग्रेडिएंट है जो दवा के मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करता है। अगर बेस सही नहीं होगा तो वो 37 डिग्री वाली टेम्परेचर ट्रिक बिल्कुल फेल हो जाएगी, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये बेसिस काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फैटी बेसिस में कोकोआ बटर यानी थियोब्रोमा ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसमें बिल्कुल मक्खन जैसी टेक्सचर और हल्की सी चॉकलेटी महक भी होती है। फिर आते हैं एक्वस बेसिस, जैसे ग्लिसरिनेटेड जेलेटिन और पीईजी यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये पॉलीमर्स बॉडी में दवा को धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करते हैं ताकि असर लंबे समय तक रहे। और आखिर में आते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस, जिनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ट्राइग्लिसराइड्स शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्शन 5, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स।
अगर हम हिस्ट्री से लेकर आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज तक का सफ़र देखें तो इन्हें बनाने के 3 मेन तरीके सामने आते हैं। सबसे पहला है हैंड रोलिंग मेथड। ये काफ़ी पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है जहां कारीगर मोर्टार और पेस्टल का यूज़ करके इन्हें हाथों से शेप देते थे। दूसरा है कोल्ड कंप्रेशन मेथड, जिसमें बिना हीट के मशीन्स के जरिए पाउडर को सीधे सांचों में प्रेस कर दिया जाता है। और तीसरा, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है, वो है हॉट फ्यूजन मेथड, जिसमें दवाइयों को पिघलाना, मिलाना और सांचों में ढालना शामिल है। आइए इस हॉट फ्यूजन मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस सपोजिटरी बेस को पिघलाया जाता है, फिर उस लिक्विड में दवा डालकर उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को सांचों में यानी मोल्ड्स में पोर कर दिया जाता है। पता है, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो मशीन्स होती हैं, उनमें एक बार में ऐसे 500 से 1000 मोल्ड्स एक साथ फिल होते हैं। उसके बाद इन्हें ठंडा होने और वापस सॉलिड बनने के लिए छोड़ दिया जाता है, और एंड में बस मोल्ड्स को खोलकर तैयार सपोजिटरीज को बाहर निकाल लेते हैं। एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। अब इसी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक बहुत ही क्रिटिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एक सांचे यानी मोल्ड का वॉल्यूम तो फिक्स है ना? अब जब हम उस बेस में बाहर से कोई दवा मिलाते हैं तो वो दवा अपनी जगह बनाने के लिए बेस के कुछ हिस्से को फिजिकली बाहर धकेल देती है। तो दवा का वो एग्जैक्ट अमाउंट जो बेस के एक हिस्से को डिस्प्लेस करता है, उसे ही उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं। सही डोज कैलकुलेट करने के लिए ये मैथ्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और अब आते हैं दवा की लाइफ साइकिल के आखिरी फेज पर, सेक्शन 6, क्वालिटी एंड टेस्टिंग। किसी भी पेशेंट तक पहुंचने से पहले इन दवाइयों को एक बहुत ही सख्त क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। विजुअल एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है कि इनकी शेप, कलर और महक बिल्कुल सही हो। फिर वेट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि अलग अलग गोलियों के वजन में 5% से ज़्यादा का फर्क ना हो। मेल्टिंग रेंज में ये गारंटी की जाती है कि दवा बॉडी के 37 डिग्री टेम्परेचर पर आते ही 30 मिनट के अंदर पिघल जाए। और आखिर में डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, जो ये वेरीफाई करता है कि पिघलने के बाद दवा सही तरीके से बॉडी में रिलीज हो भी रही है या नहीं। अब ये सवाल उठ सकता है कि स्क्रीन पर लिखा ये 1.8 से 2 का नंबर क्या है? दरअसल ये किलोग्राम्स में वो प्रेशर बताता है जो एक सपोजिटरी को अपने मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट के दौरान बिना टूटे झेलना होता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर दवा इतनी मजबूत नहीं होगी तो फैक्ट्री से निकलकर केमिस्ट की दुकान तक पहुंचने के लंबे सफ़र में ही ये टूट फूट कर खराब हो जाएगी। तो अगर इन सभी बातों को समराइज किया जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर होने वाले 37 डिग्री सेल्सियस के मेल्टडाउन की एक प्रिसाइज इंजीनियरिंग है। एक ऐसी दवा डिजाइन करना जो डिब्बे के अंदर बिल्कुल स्टेबल और सॉलिड रहे, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को उसकी जरूरत हो वो फौरन पिघल कर अपना काम शुरू कर दे। सच में ये मेडिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक लाजवाब बैलेंसिंग एक्ट है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा ही सोचने वाला सवाल आता है, अगर हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस किसी दवा को सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पर इतनी बारीकी से इंजीनियर कर सकती है, तो जरा सोचिए फ्यूचर में हमारी बॉडी के और ऐसे कौन-कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं जिन्हें अनलॉक करके हम ऐसी ही कमाल की लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स डेवलप कर पाएंगे। ये आगे की रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सपोजिटरीज की इस अनोखी दुनिया के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। साइंस के